ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बेसिकली एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है और DSM-5 के अंदर अभी रिसेंटली कुछ साल पहले ही हमने इन सारे डिसऑर्डर्स को एक जगह पर मर्ज किया। उससे पहले ये अलग अलग से कैटेगराइज होते थे, जिसके अंदर 3-4 डिसऑर्डर से एस्पर्गर्स था। हाई फंक्शनिंग जो बच्चे होते हैं उनको एस्पर्गर्स हम कहते होते थे। इसके अलावा 3-4 डिसऑर्डर्स थे, तो हमने सबको मर्ज करके एक ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बना दिया। पैदाइश से लेकर, यानी बच्चा जब भी माँ के वॉम में होता है तब से लेकर पैदाइश से लेकर 3 साल की उम्र तक कहीं पर भी इसके सिम्टम आपको नजर आना शुरू हो जाते हैं। तो जब बच्चा बहुत छोटा होता है, 9-10 माह का भी होता है, तो एक रेसिप्रोकल स्माइल नहीं होती उसके फेस पर कि अगर आप माँ उसको बुलाती है अपनी तरफ या कोई भी मुतवज्जा करने के लिए चुटकी बजाता है या कुछ करता है या कोई क्लैप करता है, तो उस तरह से मुतवज्जा नहीं होता, रिस्पॉन्ड नहीं करता आपकी आवाज़ को, अपने नाम को, और अपनी ही दुनिया में मगर रहता है। ज़्यादातर अकेले खेलना पसंद करता है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो बाय द एज ऑफ 3 इयर्स इसके साइंस एंड सिम्टम्स नजर आना शुरू हो जाते हैं, जिनको हम रेड फ्लैग्स कहते हैं। रिसर्चेस तो बहुत सी हुई हैं, वैक्सीनेशन पर भी हुई है, जैसे MMR की वैक्सीनेशन है कि लोगों का ये कहना है कि इसमें मर्करी की क्वांटिटी ज़्यादा है, तो दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। बट वही बात है कि कोई एक रीज़न नहीं है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बोथ ऑफ द पेरेंट्स और एनी वन ऑफ द पेरेंट्स दे आर स्मोकर्स या किसी भी तरह के वो ड्रग लेते हैं, एडिक्ट करते हैं, एडिक्शन है उनको, तो वो भी दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। और अगर मदर किसी स्ट्रेस से गुजरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी या कोई मेडिसिन इस तरह के पेरेंट्स में से कोई भी लेकर आए, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। तो वर्चुअल ऑटिज्म में भी टू मच जो एक्सेस है टुवर्ड्स द स्क्रीन, उसमें भी यही होता है कि बच्चा आपको रिस्पॉन्स देना बंद कर जाता है। तो इसमें प्रॉपर स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी होती है कि देखा जाए कि आया क्लासिकल ऑटिज्म है या बहुत ज़्यादा स्क्रीन की वजह से बच्चे के अंदर ये सिम्टम्स आ रहे हैं कि वो हाइपर हो रहा है या आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है या क्या वजह है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ऑब्जर्वेशन करते हैं बच्चे का सिटिंग स्पैन कितना है, वेटिंग स्पैन कितना है, और वो उनकी फाइन मोटर्स इंप्रूव हैं कि नहीं, ग्रॉस मोटर इंप्रूव हैं कि नहीं, आई कांटेक्ट है, पेयरिंग उनकी कैसे है, सिबलिंग के साथ उनकी पेयरिंग कैसे है। तो इन सब चीज़ों को जब ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम नोट करते हैं, तो फिर हम उसके हिसाब से जो बच्चे की स्ट्रेंथ्स होती हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं। OT में बेसिकली तो होती हैं हमारी जो डेली लाइफ स्किल्स है वो सब आती हैं, जैसे ड्रेसिंग, शूज़ पहनना, खाना खाना, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके अलावा जो कुछ बच्चे हैं जो ADHD के साथ होते हैं, हाइपर एक्टिव होते हैं, तो उनके हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस करवाते हैं, जैसे जिम बॉल एक्सरसाइज है, डीप प्रेशर्स देते हैं या पुलिंग की एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो कुछ बच्चे होते हैं जैसे उनकी पेंसिल ग्रिपिंग नहीं है, होल्डिंग नहीं होती, तो उनके लिए हम फाइन मोटर्स एक्टिविटीज़ करवाते हैं, जैसे बीडिंग हो गई, ग्रिपर को फाइन मोटर्स के लिए ग्रिपर यूज़ करते हैं हम। कि प्रॉपर वॉक नहीं होती उसके लिए गेट ट्रेनिंग हम देते हैं, जैसे बॉडी बैलेंसिंग नहीं कर पाते तो उसके लिए डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, जैसे वुड स्लैब के ऊपर चलना या एक वॉकिंग ट्रैक बनाना, उसके ऊपर वॉक करवाना या स्टेपिंग स्टोन्स पे वॉक करवाना। इस तरह से उनके ग्रॉस मोटर्स पे काम करते हैं। बॉल्स कैच थ्रो करवाना, कुछ बच्चों को कैच करना नहीं आता, होल्डिंग नहीं आती, तो उसके लिए वेट होल्ड करना सिखाते हैं कि किस तरह से आप। ऑटिज्म की अगर हम अवेयरनेस की बात करें तो पहले से तो कुछ अवेयरनेस हमारी सोसाइटी में ऑफ कोर्स जनरेट हुई है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स कह लें आप। और हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की ना सिर्फ अवेयरनेस है बल्कि इसकी इंटरवेंशन भी बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं वो उसके अंदर काम कर रहे हैं। एक बच्चा खुद से बातचीत नहीं कर रहा और उसको किसी ऐसे बच्चे के साथ आप बिठाएंगे जो बातचीत नहीं करता, तो ऑफ कोर्स वो दोनों तो एक दूसरे को नहीं सिखा सकते हैं। किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उनको इनकरेज कर सके। तो जो इनका पेयर ग्रुप है दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर देम। ये बच्चे उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, पॉजिटिव बिहेवियर्स भी लर्न करते हैं, कम्युनिकेशन भी सीखते हैं और बहुत सी पॉजिटिविटी आती है।